Good evening everyone. Welcome to our YouTube channel, The Learning Adda. In the previous class, we have discussed about monetary policy, right? In today's class, we are going to discuss about fiscal policy, which is second economic policy. What does fiscal means? Fiscal policy. हिंदी में राजकोषीय नीति. Okay. First of all, I want to clear two terms. First is fiscal and second one is financial. ठीक? What is the difference between the two? Fiscal and financial. जो हम पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उन टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इन टर्म्स का क्या मीनिंग है और ये इंटरचेंजेबली यूज़ की जाती हैं फिजिकल और फाइनेंशियल. आपने सुना होगा कहीं फाइनेंशियल ईयर यूज़ करते हैं, कहीं फिजिकल ईयर यूज़ करते हैं. तो क्या डिफरेंस है इसमें? बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि फिजिकल जो है वो गवर्नमेंट रिलेटेड है, ओके, और ये गवर्नमेंट एंड पब्लिक दोनों से रिलेटेड है. मतलब जो चीज़ें केवल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है या जो पैसा गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है, वो सब फिजिकल कहलाता है. और बाकी फाइनेंशियल में सारी चीज़ें आ जाती हैं, पब्लिक मनी, गवर्नमेंट का मनी, वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल में आती हैं. ठीक, तो ये जो फिजिकल हम पढ़ेंगे आज फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति. आपको हिंदी में भी टर्म समझ में आ रही होगी, राजकोषीय, राज्य का जो कोष है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो फिजिकल होंगी. और फाइनेंशियल वित्तीय, इसमें पब्लिक का भी आएगा पैसा और गवर्नमेंट का भी आएगा. ठीक, तो ये तो था बेसिक डिफरेंस. ठीक, अब हम आते हैं अपनी फिजिकल पॉलिसी पे. इसमें भी हम जैसे उस दिन हमने पढ़ा था, तीन चीज़ें मेन होती हैं. पहली बात, ये है क्या, किससे रिलेटेड है. ठीक, दूसरी बात, इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है या कौन फॉर्मुलेट करता है. थर्ड, कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ठीक, इसका मेन गोल क्या है. तो हम तीनों पे बात करेंगे धीरे धीरे. पहले फिजिकल पॉलिसी का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. कौन फॉर्मुलेट करता है इसको, फॉर्मुलेशन कौन करता है इसकी. उस दिन भी हमने डिस्कस किया था, हु विल फॉर्मुलेट दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार बनाती है. इट डील्स विद, ये किससे रिलेटेड है, राजकोषीय नीति में क्या डिस्कस किया जाता है. राजकोषीय नीति का मतलब है राज्य से संबंधित, वो मैंने बता दिया. अब राज्य से क्या संबंधित, राज्य के कोष से क्या संबंधित है, सरकार का खर्च और उसकी आय से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सब राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है, उससे रिलेटेड चीज़ें. ठीक, तो इट डील्स विद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सरकारी खर्च, एक्सपेंडिचर, एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट रिसीट्स. रिसीट्स मतलब प्राप्तियां, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, सरकारी व्यय, और ये गवर्नमेंट रिसीट्स मतलब सरकारी आय, आय या प्राप्तियां. ठीक, मतलब क्या है इसका, इसको हम ई से डिनोट कर देते हैं और इसको टी से. कि मतलब सरकार क्या जो खर्च कर रही है वो, और जो उसको प्राप्त हो रहा है. खर्च करती है वो, बहुत सारे सेक्टर्स पे गवर्नमेंट खर्च करती है, वो सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर में आएंगी. और जो उसको मिलता है, जैसे टैक्सेस वगैरह हैं, वो सब उसको मिलते हैं, वो आएंगे हमारे रिसीट्स में. ठीक, यानी प्राप्तियाँ. ये चीज़ क्लियर हो गई. ये किससे संबंधित है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रिसीट्स से. और कौन इम्प्लीमेंट करता है इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. थर्ड चीज़ है
व्हाट इज द गोल ऑफ दिस पॉलिसी? ठीक, ये पॉलिसी क्यों बनाई जा रही है, क्यों बनाई जाती है ये पॉलिसी, पता होना चाहिए। ये पॉलिसी बनाई जाती है, इसका मेन जो गोल है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, इसका मेन गोल क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी आर्थिक वृद्धि एवं विकास, ये इसका मेन गोल है। अब किसी भी मेन गोल को अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे टारगेट्स बनाने पड़ते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स, उनको फुलफिल करते हुए हम मेन गोल की तरफ जाते हैं, है ना। तो ये तो हमारा मेन गोल है, ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड हाउ विल अचीव इट? विद द हेल्प ऑफ सम स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, अब क्या करती है गवर्नमेंट हमारी, बहुत सारे ऐसे प्लान्स बनाती है जिससे हम हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हम उसको बूस्ट अप कर पाएँ, उसको डेवलप कर पाएँ। वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आएंगी, फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आती है। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं। ठीक, उसका टूल, जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी में टूल्स पढ़े थे ना, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसका भी एक टूल होता है, वो बहुत काम की चीज़ है हमारे। अब मेन चीज़ पे आएंगे हम, ठीक, लेकिन अभी फिलहाल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कहाँ से वो इवॉल्व हुई चीज़ वो हमें पता होना चाहिए। तो फिलहाल हम ये पढ़ते हैं। दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण। ये तो समझ में आ गया, कृषि क्षेत्र का विकास, दूसरा औद्योगिकरण करके। ठीक, थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट ऐसे भी इनिशिएटिव लेती है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो हमारी कंट्री में। ठीक, जैसे आपने सुना होगा अभी चेंजेस हुए हैं, अभी पीछे हाल फिलहाल में आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो एक चीज़ मेन पॉलिसी है हमारी, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले उसका नाम था मनरेगा और अब नाम शायद आपने सुना हो, जी राम जी नाम है उसका, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा नेम है। तो इसके बारे में मैं इस क्लास के लास्ट में डिस्कस करूंगी, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि वो न्यूज़ में है। लाइक मनरेगा, MG नरेगा, ये पूरा मैं आपको इसका डिफरेंस भी समझाऊंगी, व्हाट इज क्या क्या चेंजेस किए गए हैं MG नरेगा और जी राम जी में, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक, फोर्थ वन इज एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी हम अपने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएंगे वो भी हम इसी पॉलिसी के थ्रू करते हैं। फोर्थ, एक्सपोर्ट हमने प्रमोट कर दिया, क्या क्या करा, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हम बना रहे हैं पॉलिसीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, ठीक, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, और लास्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट, लोगों में इन्वेस्टमेंट की आदत को इम्प्रूव करने के लिए भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स के लिए। ठीक, अभी और भी हैं इसके टॉपिक्स, ऑब्जेक्टिव, हम उनकी भी बात करेंगे। 5 तक हो गया था। 6th है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमारी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी अवसंरचनात्मक विकास, हिंदी में बोलते हैं। अवसंरचनात्मक विकास। You have to bear with my handwriting. Anyways, तो हम बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमारी गवर्नमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी बहुत सारी
योजनाएं बनाती है, जैसे आपने सुना होगा पीएम आवास योजना, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, डिफेंस में भी हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक, फिर सोशल सेक्टर बेनिफिट, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज सोशल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भी बनाती है। सोशल सेक्टर लाइक एजुकेशन, है ना, इन सारी हेल्थ, एजुकेशन, इन सारी फील्ड्स में भी हमारी गवर्नमेंट काफ़ी खर्च करती है। ठीक, तो ये सारे इसके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक, सॉरी 7th वन, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स थे और मेन गोल क्या है हमारा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको अचीव करना है। अब ये अचीव कैसे करना है, ये हमने सब डिस्कस कर लिया कि कौन इम्प्लीमेंट करता है, कौन फॉर्मुलेट करता है इस पॉलिसी को, क्यों, और ये किससे रिलेटेड है, इट डील्स विद एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। ठीक, थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द गोल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट पॉलिसी, वी हैव डिस्कस्ड। नाउ व्हाट इज द मेन टूल टू अचीव दिस गोल, टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ये अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है मेन, जिसकी हमने उस दिन भी बात की थी कि हम पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आता, तो आज हम वो चीज़ समझेंगे। ठीक, मेन टूल है इसका फिस्कल पॉलिसी का बजट। नाम सुना है, आने भी वाला है, अभी हम न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे इसको 1 महीने बाद। बजट, बजट इज द मेन टूल टू इम्प्लीमेंट फिस्कल पॉलिसी। ठीक, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो सारे टूल्स चल रहे थे, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, OMO। ठीक, ऐसे ही फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेन टूल होता है बजट। बजट के थ्रू ही गवर्नमेंट ये इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है, जो मैंने आपको बताया छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक, तो बजट क्या होता है, व्हाट इज बजट, व्हाट डू यू मीन बाय बजट, क्या समझते हैं हम बजट से। बेसिकली बजट क्या है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का। ठीक, हर प्रतिवर्ष वो जारी करते हैं बजट। उसमें क्या होता है, वो एक्सपेक्टेड अपने एक्सपेंडिचर और एक्सपेक्टेड रिसीट्स को बताते हैं कि इस वर्ष हमें इतनी प्राप्ति होगी, इतनी आय होगी हमारी, और हम इस किस सेक्टर में कितना खर्च करेंगे, टोटल अमाउंट हमारा ये होगा खर्च करने का, और इतना अनुमानित होता है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो गवर्नमेंट ये बताती है कि हमारी अनुमानित आय क्या होने वाली है, यानी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेक्टेड रिसीट्स। ठीक, इसके बारे में गवर्नमेंट ये रिलीज करती है अपना डॉक्यूमेंट, जिसे हम बजट कहते हैं। ठीक, अब बजट के 2 पार्ट्स होते हैं, मैंने अभी बताया, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स। ठीक, 2 पार्ट हो गए इसके, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स। अब ये 2 टाइप का होता है। ठीक, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको। बजट में 2 चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रिसीट्स। ठीक, अब एक्सपेंडिचर समझ तो रहे होंगे, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च और रिसीट्स मतलब प्राप्तियां। ठीक, एक्सपेंडिचर 2 टाइप का। ठीक, एक्सपेंडिचर भी हमारा 2 टाइप का होता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसे ही रिसीट्स भी हमारी 2 टाइप की होती है, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक,
कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दो टाइप का एक्सपेंडिचर, खर्च दो टाइप का हो गया, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। इसी तरीके से प्राप्तियां भी दो तरीके की हो गई, कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल मीन्स पूंजीगत, ये पूंजीगत व्यय और ये राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय इसका मतलब, और ये राजस्व व्यय। ऐसी ये पूंजीगत प्राप्तियां और ये राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, अब ये होता क्या क्या है, यही सारी टर्म्स मिलेंगी हमें बजट में, और यही हमें मेन चीज़ें हैं जो समझनी है। एक ये और एक डेफिसिट वाला पार्ट आएगा, वो समझना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, खर्च हमारा दो तरीके का था ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट हम बात करेंगे पूंजीगत व्यय की। ठीक, इसकी बात करेंगे। पूंजीगत व्यय क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ये वो खर्च है जो सरकार अपने एसेट फॉर्मेशन या अपनी लायबिलिटीज़ के लिए करती है। मतलब ऐसा खर्च जो गवर्नमेंट के एसेट या लायबिलिटीज़ को अफेक्ट करता है। मतलब कुछ कंक्रीट चीज़ बना रहा है, अगर बनाना चाह रही है गवर्नमेंट, अगर उसमें वो खर्च कर रही है तो हम उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे कि कोई मशीनरी है ना, कोई संरचना का निर्माण है, कोई इमारत है, ये सारी चीज़ें अगर वो कर रही है तो ये पूंजीगत व्यय में आएगा। तो एक मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे दो चीज़ें मैंने बताई, एक तो एसेट और लायबिलिटी। इनसे ही इन चारों चीज़ों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। जो चीज़, ऐसा खर्च जो गवर्नमेंट के एसेट एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे? पूंजीगत व्यय। ऐसा व्यय जो गवर्नमेंट के एसेट या लायबिलिटीज, एसेट मतलब जो उनके पास संसाधन है उनको, और उनकी लायबिलिटीज जो उनकी देयताएं हैं, इसको अफेक्ट कर रही है अगर, तो वो पूंजीगत व्यय कहलाता है। जैसे कोई मशीन खरीदी गई डिफेंस में, है ना, तो उससे क्या होगा? हमारे एसेट बढ़ेंगे ना, गवर्नमेंट के एसेट बढ़ रहे हैं, उन्होंने वो खरीदा, उस पर जो खर्च किया, उससे क्या हुआ? गवर्नमेंट का एसेट क्रिएशन हुआ। ठीक, लायबिलिटीज, पहले तो ये हो गया मशीन खरीदी, इमारत बनाई, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, दूसरा है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है? बस इतना बेसिक डिफरेंस याद रखना है, जिस खर्च से गवर्नमेंट का एसेट या लायबिलिटीज अफेक्ट हो रही हैं, वो खर्च सारा किस में आएगा? पूंजीगत व्यय में, है ना। और जिससे ऐसा खर्च जिससे गवर्नमेंट की ना तो एसेट फॉर्मेशन हो रहा है और ना ही उसकी लायबिलिटीज कम हो रही है, देनदारी, जैसे उसने लोन लिया है, ठीक, उसका वो रीपेमेंट कर दे अगर, तो वो कौन सा खर्च कहलाएगा? हमारा पूंजीगत व्यय, क्योंकि उनकी लायबिलिटी कम हो रही है ना लोन का रीपेमेंट करने से। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उस लोन का, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने लोन लिया कहीं इंटरनेशनल मार्केट से या अपने मार्केट से कहीं से लोन लिया, ठीक है, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। तो जो वो लोन का अगर रीपेमेंट करते हैं, जितना उन्होंने लोन लिया उसी अमाउंट को अगर वो वापस कर रहे हैं, तो उनकी क्या कम हो रही है? लायबिलिटी, है ना। अगर लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं तो वो किस में जाएगा? हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा ना। लेकिन अगर वो उसी लोन का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो उससे उनकी लायबिलिटी कम नहीं हो रही ना, वो तो एक्स्ट्रा अमाउंट है, उससे ना तो उनका एसेट फॉर्मेशन हो रहा है और ना ही उनकी लायबिलिटी कम हो रही है, तो वो किस में जाना चाहिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक, तो जैसे इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, ठीक, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और क्या हो सकता है? जैसे हम डिफेंस के जो पर्सनल होते हैं उनके क्लोथिंग पे, उनके फूड पे, इन सारी चीज़ों पे अगर हम खर्च कर रहे हैं तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। सैलरी है ना, और आपकी ये सब्सिडीज़, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना, ये सब भी कैसा खर्च है? ये गवर्नमेंट का ना तो कैपिटल अफेक्ट कर रही है ना लायबिलिटी अफेक्ट कर रही है, ये सारे खर्च। ठीक, तो ये सब किस में आएंगे? हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने आपको एक मेन टर्म बताई
एसेट एंड लायबिलिटीज, आपको इस पे फोकस करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये आता भी है, यूपीएससी में भी आया है, कई बार क्वेश्चन आया है ये, वो एक आपको ऑप्शंस दे देंगे कि इनमें से बताइए ये कौन से वाला एक्सपेंडिचर है या कौन सी वाली रिसीट में आएगा। आपको बस सिर्फ अपने माइंड में यही सोचना है कि ये गवर्नमेंट के एसेट या लायबिलिटी को तो नहीं अफेक्ट करेगा। अगर कर रहा है तो इसका मतलब वो कैपिटल वाले में जाएगा, अगर नहीं कर रहा है तो वो किस में जाएगा, रेवेन्यू में। सेम चीज़ एक्सपेंडिचर में है, सेम चीज़ रिसीट्स पे भी है। ठीक, अभी हम बात करेंगे। अब हमने एक्सपेंडिचर की बात कर ली, अब हम आते हैं रिसीट्स पे। कैपिटल रिसीट की बात करेंगे पहले। ठीक, उसके बाद हम आएंगे रेवेन्यू रिसीट्स पे। कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती हैं, फिर वही वाली बात आ गई कि हमारे एसेट और लायबिलिटी को अफेक्ट करने, जिससे हमारा या तो एसेट या हमारी लायबिलिटी अफेक्ट हो रही है तो वो कैपिटल रिसीट होगी। जैसे रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आती हैं चीज़ें, इसलिए मैं एग्जाम्पल लेकर बता रही हूँ आपको। पहला है रिकवरी ऑफ लोन्स। अगर आपने लोन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने और वो उसको रिकवर कर रही है तो उसका क्या हो रहा है, उसकी लायबिलिटी नहीं थी, वो उसने अपने एसेट्स में से ही तो दिया था ना लोन, वो उसका वापस हो रहा है तो उसका एसेट अफेक्ट हो रहा है ना, तो इसलिए ये किस में जाना चाहिए, कैपिटल में। ठीक, और अगर इसका इंटरेस्ट मिलेगा तो काहे में जाएगा, ये रेवेन्यू वाले में जाएगा, वो तो एक्स्ट्रा इनकम हो रही है ना। दूसरा, अगर वो कहीं से लोन ले रहा है, गवर्नमेंट हमारी कहीं से लोन ले रही है या बोरोइंग कर रही है, कहीं से बोरो कर रही है मनी, बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, अगर गवर्नमेंट कहीं से लोन ले रही है, इंटरनेशनल मार्केट या डोमेस्टिक मार्केट कहीं से भी ले रही है, तो वो सब भी किस में आएगा, हमारा कैपिटल में। क्यों, क्योंकि ये क्या अफेक्ट करेगा, कैपिटल अफेक्ट करेगा गवर्नमेंट का। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए भी और याद रखने के लिए भी। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स क्या होती हैं, विनिवेश वाला जो पैसा होता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने अपना रेलवे जो है प्राइवेट को दे दिया, ठीक, और अपना जितना भी शेयर लगा हुआ था वो सब वापस ले लिया, उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, है ना। गवर्नमेंट ने किसी सेक्टर में अपना पैसा लगाया हुआ था, फिर वापस ले लिया, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। अपनी चीज़ों को बेचना, परिसंपत्तियों को बेचना विनिवेश कहलाता है। अगर गवर्नमेंट ये करती है तो क्या होगा, तो जब गवर्नमेंट विनिवेश करेगी तो ये भी तो उसकी एसेट में ही चेंजेस आएंगे ना, उसकी एसेट में बढ़ रही है उसकी एसेट, ठीक। तो ये हमारे कैपिटल रिसीट्स हो गई। दूसरा है हमारा राजस्व प्राप्तियां। अब हम बात करेंगे राजस्व प्राप्तियों की, जो गवर्नमेंट को कहाँ से होती है। तो राजस्व प्राप्तियां ऐसी होती हैं, मैंने अभी बताया, फिर से वही वाली चीज़ आ गई, एसेट और लायबिलिटी वाली। जो गवर्नमेंट के ना तो एसेट को अफेक्ट करे, ऐसी प्राप्तियां जो ना तो गवर्नमेंट के एसेट या लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करे, उसे हम राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। जैसे टैक्स, जितने भी टाइप के टैक्स हैं, इससे जो इनकम होती है गवर्नमेंट को, उससे क्या होता है, कैपिटल अफेक्ट होता है, नहीं। लायबिलिटी अफेक्ट होती है, नहीं। तो वो किस में जाना चाहिए, रेवेन्यू रिसीट्स में, ठीक। और नॉन टैक्सेस में भी आते हैं, जैसे आरबीआई का सरप्लस। एक बार पीछे अभी कुछ साल पहले एक क्लैश चल रहा था गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में कि जो आरबीआई का सरप्लस होता है, मतलब उनको उनके बिजनेस के बाद जो उनको अमाउंट बचता है, वो गवर्नमेंट को शेयर नहीं करते थे। इसको लेके क्लैश चल रहा था उन लोगों के बीच में। खैर वो सॉर्ट आउट हुआ। तो जो आरबीआई का अगर अमाउंट है, जो सरप्लस वाला अमाउंट, वो गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो ये भी कौन सी रिसीट होगी, हमारी रेवेन्यू रिसीट होगी, क्योंकि ना तो ये कैपिटल को अफेक्ट कर रही है और ना ही लायबिलिटी को अफेक्ट कर रही है ना। समझ तो पा रहे ना। और एक चीज़ और होती है इंटरेस्ट रिसीट्स। अगर आपने लोन दिया था, उसका आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना। गवर्नमेंट ने मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया था और उसका इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, तो वो भी किस में जाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स में। ओके, इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, ये टॉपिक क्लियर हो गया ना।
बजट दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स। एक्सपेंडिचर दो टाइप का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो गवर्नमेंट की एसेट और लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट करता है, ठीक। और जो एसेट और लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट नहीं करता खर्च, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखेंगे। ऐसी खर्च हैं अगर गवर्नमेंट के एसेट और लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट करने वाला रिसीविंग है उसकी, तो वो किस में जाएगी, हमारी कैपिटल में। और अगर अफेक्ट नहीं कर रही है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, तो किस में जाएगी, रेवेन्यू रिसीट्स में। ओके, टिल हियर इट इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिसिट का, ठीक। डेफिसिट क्या, घाटा। लॉस है ना, गवर्नमेंट को जो लॉस होता है उसको हम कहते हैं डेफिसिट। डेफिसिट मीन्स अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने खर्च ज़्यादा कर दिया और उसकी रिसीविंग कम हुई है किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में या फिस्कल ईयर में, तो उसको घाटा होगा ना। तो वही घाटे को हम अब डिस्कस करेंगे, ये कितने टाइप का होता है और अगर घाटा होता है तो गवर्नमेंट उसको कैसे कंपनसेट करती है, ठीक। ये है हमारा घाटे की बात कर रहे हैं हम। पहला है हमारा फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ठीक। दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट, अब हिंदी में टर्म्स क्लियर होंगी शायद और अब आपको भी याद होने लगी होंगी। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, एंड प्राइमरी डेफिसिट। बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक। फिस्कल डेफिसिट क्या है, ठीक। वही अभी मैंने बताया, घाटा। अगर खर्च ज़्यादा है और प्राप्तियां कम है तो घाटा होगा ना। तो फिस्कल डेफिसिट का मेन फॉर्मूला क्या हो सकता है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर आएगा इसमें, ठीक है। कैपिटल वाला भी और रेवेन्यू वाला भी, एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स, है ना। इसमें कौन कौन से, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। और रिसीट्स में कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट्स, दोनों चीज़ें, ठीक है। अभी हमने जो डिस्कस किया था वही सारी चीज़ें इसमें आएंगी। बस टोटल खर्च में से उनकी जो टोटल प्राप्तियां हैं वो माइनस कर देंगे। और लॉस की बात हो रही है तो इसलिए एक्सपेंडिचर, ये खर्च ज़्यादा और प्राप्तियां कम, इसलिए एक्सपेंडिचर को पहले रखा है, रिसीट्स को बाद में रखा है, ठीक। तो ये है हमारा फिस्कल डेफिसिट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, एक्सेप्ट बोरोइंग, ये ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब उधारी, इसमें हम बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक। क्यों नहीं करेंगे, सोच के बताइए क्यों नहीं करेंगे। ये मैं बताती हूँ क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, खुद लॉजिक लगाइए, गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च कर रही है, उसको मिल कम रहा है, तो बाकी के काम वो कैसे करेगी, कैसे करेंगे, उधार लेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि सरकार अपने काम छोड़ देती है, करती है, या तो इंटरनेशनल मार्केट से उधार लेगी या हमारे खुद के मार्केट से या आरबीआई से उधार लेगी ना, उधार लेके करेगी। तो इसीलिए अब इसका डिफरेंस जो होगा वो इन बोरोइंग्स के इक्वली तो होगा ना, इसीलिए बोरोइंग्स को यहाँ पे छोड़ा गया है। यानी जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या दर्शाता है, वो उस साल कितना हमने उधार लिया ये दर्शाता है, ठीक। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स, यानी कुल खर्च माइनस प्राप्तियां, और इसमें दोनों टाइप के खर्च, दोनों टाइप की प्राप्तियां आएंगी। इट इज क्लियर। तो इसमें बोरोइंग्स को क्यों छोड़ा गया है, क्योंकि ये इसके इक्वली होता है, बोरोइंग्स पता चलती है। दूसरा आ गया रेवेन्यू डेफिसिट।
ठीक, यानी राजस्व घाटा। ये है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, लिख दूं राजकोषीय घाटा, और ये है हमारा राजस्व घाटा। ठीक, राजस्व घाटा क्या होता है? वही अभी हमने पढ़ा था, राजस्व खर्च जो है यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से राजस्व व्यय जो है, उस राजस्व प्राप्ति जो है सॉरी उसको घटा दें अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा? राजस्व घाटा, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। यानी आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या अपनी सैलरीज, अलाउंसेस, सब्सिडीज वगैरह देने में जो भी खर्च किया, उसमें से जो आपको रेवेन्यू से आपके मिला, लाइक टैक्सेस वगैरह, ये सब माइनस कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? हमारी टोटल बोरोइंग्स गवर्नमेंट की। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रेवेन्यू डेफिसिट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एबल नहीं है उस अमाउंट को जनरेट करने में जो उसके मेंटेनेंस के लिए चाहिए उसको, है ना। ये तो डेली वेजेस खर्च है ना, हमारे रोज़मर्रा के खर्चों को अपने उठाने के लिए जो अमाउंट है वो जनरेट नहीं कर पा रही गवर्नमेंट, है ना। वही चीज़ तो बता रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट एबल नहीं है अपने रोज़मर्रा के खर्चों को वहन करने के लिए। ठीक, अब बात करते हैं हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की। ये क्या है? ठीक, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट भी देती है ना। अच्छा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो कुछ आपको भी ढूंढना पड़ेगा ना, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो जैसे ग्रांट है, अब ये कौन सा खर्च होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का? सोच के देखिए, ग्रांट कौन सा खर्च होगा? हम इसे किस में रखेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में या रेवेन्यू में? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्यों? क्योंकि इसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा नहीं, उसके कैपिटल या लायबिलिटी में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ये कौन सा खर्च है हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का। ठीक, अब ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ग्रांट देती है ना, बहुत सारी स्कीम्स के अंतर्गत ग्रांट मिलती है। लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, उस ग्रांट का यूज़ अपने कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कर लेती हैं। वो अपना अवसंरचनात्मक विकास कर लेती हैं, जैसे उन्होंने शिक्षा में लगा दिया या कोई इमारत बना ली, ठीक, कोई बिल्डिंग बना ली, तो वो सारी चीज़ें वो करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर हम क्या करें, इस रेवेन्यू डेफिसिट में से हम उन ग्रांट्स को घटा दें जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज़ की हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट। व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? प्राथमिक घाटा। बजट में आता है ना लिख के, इस बार इतना प्राथमिक घाटा हुआ। ये क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है ये भी। ऐसा होता है कि गवर्नमेंट हर साल थोड़ा थोड़ा उधार लेती है। हमारी गवर्नमेंट हमेशा डेफिसिट में ही चलती है। कभी वो इंटरनेशनल मार्केट से उधारी लेती है, कभी हमारे आरबीआई से लेती है, कभी अपने मार्केट से लेती है। ठीक, क्योंकि हमारा खर्च ज़्यादा है और हमें रेवेन्यू कम मिलता है। तो इसलिए क्या होता है, हम जो पुराने लोन्स होते हैं उनका इंटरेस्ट भी पे करते रहते हैं। बजट हमारा इस साल बना, उसका सर्टेन अमाउंट है कि इतने का बजट है हमारा, लेकिन जो पहले की उधारी ले रखी है उसका इंटरेस्ट भी तो पे करना है ना, और वो उस टोटल बजट में होता है। ठीक, अब हमारा जो फिस्कल डेफिसिट हुआ उसमें से अगर हम उस उधारी को माइनस कर दें, यानी फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस बोरोइंग्स, मतलब पिछला जो उधार है अगर हम उसका इंटरेस्ट पेमेंट को इसमें फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर दें तो हमें प्राथमिक घाटा पता चल जाएगा कि इस ईयर में हमें कितने अमाउंट का घाटा हुआ या कितनी हमने उधारी ली। इस वाले में सब कुछ होता है,
पिछली उधारी भी होगी, उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इसमें से हम पिछला माइनस कर देंगे तो इस ईयर का हमें पता चल जाएगा कि इस ईयर में टोटल हमें कितना डेफिसिट हुआ। ठीक, ये खत्म हो गया हमारा टॉपिक डेफिसिट तक। अब एक चीज़ और है, वो मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा इससे हटके है लेकिन हमें समझना ज़रूरी है कि ये जो डेफिसिट हो रहा है इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमें जानना ज़रूरी है ना। अब मैंने आपको बता दिया डेफिसिट कंपनसेट कैसे करेगी हमारी गवर्नमेंट, दो तरीके से करती है, या तो वो आरबीआई से उधार लेती है या फिर मार्केट से बोरोइंग करती है, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो या हमारा खुद का मार्केट हो। लेकिन जो आरबीआई से लेती है उसे हम प्राइमरी बोरोइंग कहते हैं, प्राथमिक उधारी, लेकिन वो हमारी इकॉनमी के लिए अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए अतिरिक्त जो धन है उसको छापता है ना, वो अपनी जो मुद्रा है उसको छापेगा, जो हमारी इकॉनमी में इन्फ्लेशन को बढ़ाती है। तो ये सही नहीं है, हानिकारक है हमारी इकॉनमी के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट से ही उधार लेती है। ठीक, अब ये तरीका हो गया। अब दो चीज़ें हैं, दो टर्म्स हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक, पहला है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इसको जानना जरूरी है, और दूसरा है क्राउडिंग इन इफेक्ट। ठीक है, ये दो मैकेनिज्म्स हैं, हमें ये जानना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट हो गया, हाई फिस्कल डेफिसिट है, जो कि यूजुअली होता ही है, हाई फिस्कल डेफिसिट है। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इससे ही हमें पता चलेगा कि इन सब चीज़ों का इफेक्ट क्या हो रहा है हमारी इकॉनमी पे, है ना। ये हमें पता होना चाहिए, फ्लो चार्ट हमें पता होना चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा घाटा हो गया हमारी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उधार लेगी ना। हाई फिस्कल डेफिसिट, मोर बोरोइंग्स फ्रॉम मार्केट। मार्केट से ज़्यादा उधार लेगी हमारी गवर्नमेंट। इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा हमारी इकॉनमी में कि लैंडिंग के लिए प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लैंडिंग के लिए पैसा कम हो जाए, फंड कम हो जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए जो फंड अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब फंड अवेलेबिलिटी कम है तो क्या होगा, जो लैंडिंग रेट्स हैं हमारे जिसपे हम उधार लेते हैं, लैंडिंग रेट्स मतलब उधार लेने वाली जो दरें हैं, लैंडिंग रेट्स, वो क्या हो जाएंगे, हाई। एक अनार 100 बीमार, पता है ना, चीज़ कम होती है तो उसका रेट बढ़ जाता है ना। वही सेम इसमें भी फिनोमेना काम करेगा कि अवेलेबिलिटी कम हो गई फंड्स की, क्योंकि हमने तो गवर्नमेंट को दे दिया ना सारा पैसा उधार, तो लैंडिंग जो रेट्स हैं वो हमारे बढ़ गए। और जब दर बढ़ गई तो इन्वेस्टर्स लेंगे क्या उधार, नहीं। क्यों लेंगे भाई, जो जिसकी औकात होगी लेने लायक वही ले पाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा फिर हमारा, कम, कुछ ही लोग ले पाएंगे इतनी महंगी दर पे। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा तो ना तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना आउटपुट बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, ये भी कम हो जाएगी। कहाँ से चले थे हम, हाई फिस्कल डेफिसिट, ज़्यादा उधारी हो गई, गवर्नमेंट ने ज़्यादा बोरिंग्स की मार्केट से, पैसा कम हो गया मार्केट में। जब पैसा कम हुआ तो लैंडिंग रेट्स हाई हो गए, ज़्यादा महंगी दरों पे मिलने लगा उधार,
कम ही लोग ले पाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। अब हम बात करते हैं, ये था हमारा क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब हम बात करेंगे क्राउडिंग इन इफेक्ट की। इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे हाई फिस्कल डेफिसिट था, यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट नहीं है, नो फिस्कल डेफिसिट या लो फिस्कल डेफिसिट। जब घाटा ही नहीं हुआ तो गवर्नमेंट उधार क्यों लेगी भाई, उसके पास है फंड अवेलेबल तो वो उधार नहीं लेगी, तो नो बोरिंग्स। कोई बोरोइंग नहीं हुई। फिर जब बोरो ही नहीं किया, मार्केट से पैसा लिया ही नहीं, तो मार्केट में तो पैसा है, फंड अवेलेबिलिटी बढ़ गई प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को देने के लिए ज़्यादा फंड है हमारे पास मार्केट में, तो अब क्या होगा, लैंडिंग रेट्स हाई होने चाहिए, लो। ऐसे टाइम पे लैंडिंग रेट्स क्या होंगे, जब भाई 1 अनार 100 बीमार था, 100 अनार 100 ही बीमार, तो वहाँ पे तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लैंडिंग रेट यहाँ पे कम हो जाएंगे। जब लैंडिंग रेट कम हो जाएगी तो ज़्यादा लोग पैसा लेंगे उधार, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। हमारा जो गोल था वो अचीव हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ का। यही था ना गोल फिस्कल पॉलिसी का, और हमने यहाँ आके अचीव कर लिया। यानी कि हम शुरू किया था जिस गोल को अचीव करने के लिए, वो हमने यहाँ पे आके अचीव कर लिया। ठीक, तो ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। ठीक, आज के लिए इतना ही। लेकिन एक टॉपिक रह गया है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगी। मैं आपको बता रही थी ना, MG नरेगा और जी राम जी, ये वाला टॉपिक है। अभी थोड़ा ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम I have to leave the class. So for today, is it? And in the next class, we'll discuss the third economic policy, which was foreign trade policy. वो discuss करेंगे, और that's it for today. Till then, keep working hard and keep motivated yourself. Till then, bye, good night.